हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आज का नया सेशन है हमारा, और नए सेशन में नए टॉपिक के साथ मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन हाजिर हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 30 डिग्री के बारे में, है ना। कि जैसे जैसे tan 30 का उसका वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। तो क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं cos 0 = 1 कहते हैं वैल्यू। क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यही सारी चीज़ों को मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। इन द स्टडी सर्कल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे स्टूडेंट यहाँ मेरे साथ अपने टीचर के साथ बने रहेंगे और अपने नॉलेज को इन्हेंस करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर के हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट 0 एंड 30 डिग्री के बारे में है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो भी वैल्यू हम लोग रखते हैं, स्कूल में अक्सर बोला जाता होगा या बहुत सारे टीचर बोलते होंगे कि ये वैल्यू रखना है, बट अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक को देखते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, है ना। लेकिन हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट, आपको गाइड करना, आपको चीज़ों को समझाना और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना या प्रेजेंट करना। ये एक टीचर का काम होता है ना। तो हम लोग देखिए इस चीज़ को समझते हैं, उसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, और मैं बोलूँ कि ये जो ट्राइंगल है ना, उसमें एक 90 डिग्री है B पे। तो ये हो गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट B, मतलब B पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए क्या है, ABC राइट एंगल्ड एट B मीन्स B पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये थीटा है। तो मैं अगर कहता हूं स्टूडेंट कि मान लो ये एक लाइन है, इसको मैं कहता हूं AB, और एक लाइन ये है, इसको कहता हूं C। मान लेते हैं AB और AC है। तो यहां मैं पूछूंगा कितना एंगल बना रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहां से हम माप लेते हैं, उसको बता देंगे। तो मैं मान लो यहां लिख दिया 30 डिग्री, है ना। तो आप कहोगे यस सर 30 डिग्री बन रहा है, AC और AB के बीच का एंगल जो है 30 डिग्री है। अगर मैं कहूं कि C को स्टूडेंट आप धीरे धीरे नीचे करते जाओ, C को धीरे धीरे ऐसे ऐसे, है ना, ये पॉइंट ऐसा, ऐसे फिर ऐसे। तो अब कहोगे आप कि सर जब C पॉइंट को पकड़ के नीचे की ओर जब लाऊंगा, है ना, तो ये एंगल को क्या करेगा, कम करेगा। क्या रॉकेट साइंस है क्या? ये नहीं है, ये विजुअलाइज हो रहा है, आपको दिख रहा है कि अगर मैं C पॉइंट को कहूं कि नीचे लाना, आप नीचे लेते आ रहे हो, इसका मतलब AC और AB के बीच के दूरी यानी कि एंगल को आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो एक टाइम पे स्टूडेंट क्या कह रहा हूं मैं कि एक टाइम पे C पॉइंट को लाते लाते आप B पे रख दो, B पे रख दो। तो आप कहोगे सर C पॉइंट को मैं एक टाइम पे लाते लाते इसको B पे रख दिया, चलिए तो कह सकता हूं कि AC = AB हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि C पॉइंट को इतना कम करना है कि B पे आ जाए। तो AC = AB। और मैं पूछूं कि अब बताओ, जब AC और AB बराबर हो गया तो AC और AB के बीच का एंगल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है अब, है ना। AC एंड AB के बीच का अगर मैं पूछूं कि कितना एंगल बना रहा है दोनों, तो आप कहोगे सर इस पे ही लाई कर गया ना, AC इस पे लाई कर गया तो 0 डिग्री बना रहा है, हाँ। ये चीज आप समझो, ऐसा पॉइंट है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट। ये देखिए, ये कुछ एंगल बना रहा है स्टूडेंट, बना रहा है ना ये एंगल, ये दोनों पेन के बीच में एक एंगल बन रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, नीचे की ओर एंगल कम करता गया। अब मैं देखिए इसको ऐसे कर दिया, अब ये क्या हो गया, ओवरलैप कर गया, ये पेन इस पे आ गया। तो अब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, पहले इतना था
पहले मान लो ऐसे था, ऐसे ऐसे कम करते करते ये ऐसा लाया कि अब ये दोनों के बीच का एंगल ही नहीं रहा, जीरो हो गया। कब हुआ जीरो? जब दिस ओवरलैप टू दिस पेन ओवरलैप टू दिस पेन, देन एंगल बिटवीन दीज टू पेन्स बिकम्स जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? जीरो हो गया। बस वही चीज है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब खुद आप बताओगे। वही मैं लिखा हूं कि ये जो पॉइंट है ना, इसी को कम करते जाओ है ना, तो बी पे ले आओ। तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए बी। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी होगा कि नहीं? किसको परेशानी है? नहीं होगा। अब ये थीटा था, मतलब एंगल था, यहां लेके आए तो अब क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी देखिए, तो आप जब इसको लेके आओगे यहां से इस पॉइंट को ए बी पे, तो ये जो डिस्टेंस है बीसी, ये क्या हो गया? अगर ये कम करते जा रहा हो तो कम होते होते क्या आ गया? जब ए सी जो है ए बी पे आया तो सी और बी के दूरी तो खत्म हो गया, क्योंकि ओवरलैप कर गया सी जो है बी पे। तो बीसी का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जीरो। ठीक, ये हो गया। और क्या हमको मिला? ए सी इज इक्वल टू ए बी हो गया। बस वही लिखा हुआ वहां पे। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, जो आप रटते हो, अब समझते हैं यहां, है ना। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आप बोलोगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, मैं थीटा ये लिया हूं, एंगल यहां पे है, एंगल यहां पे है, तो हाइपोटेन्यूज चेंज करता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अगर आप एंगल बदलोगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है, हाइपोटेन्यूज नहीं करता है। तो इस एंगल के एच तो पहले आप लिख लो, अब पी और बी लिखते हैं इस एंगल के अनुसार। तो स्टूडेंट जब एंगल ये है तो हमारा पी क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक, इतना। अब बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आपने बताया परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं। देखिए साइन थीटा, थीटा तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर बीसी, तो यहां मैं लिख देता हूं बीसी। बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। बीसी अपॉन एसी। अब स्टूडेंट बताइए बीसी का वैल्यू, तो आप कहोगे सर जीरो। जीरो अपॉन एसी, जीरो के नीचे कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो दे देगा। तो साइन जीरो इज इक्वल टू, यहां देखिए लिखा हुआ है जीरो अपॉन एसी, तो आप क्या लिख सकते हो? साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आएगा। आ गया कि नहीं? कोई परेशानी? आसान था। यहां भी लिखा हुआ है, चलिए मैंने देखा नहीं, ये लिख दिया है ना, समझ में आया। अब मैं दूसरा बताता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट बेस क्या है? इस एंगल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो सर परपेंडिकुलर है, तो बेस ए बी हो जाएगा। ए बी हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, लिख दो। ए बी और ए सी आपस में क्या है? इक्वल। तो कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो कहे कि सर कॉस जीरो, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये इस पे है, थीटा को जीरो डिग्री पे ले रहा हूं मैं, तो सब, क्योंकि सब का जीरो पे बात कर रहे हैं हम, जीरो डिग्री पे, तो कॉस जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच। तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए सी के जगह पे ए बी लिख देंगे या ए बी के जगह पे ए सी लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा? कट कुट के इसको कैंसिल करके वन कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि बोथ आर इक्वल। हम अपने मन से नहीं काट दिए हैं, क्या परेशान होने लगना कि सर ये क्या किया आपने। कॉस जीरो वन मिलाते जाइए, होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर। अब चलिए साइन निकाल लिया, साइन जीरो, कॉस जीरो निकल गया। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? तो आप बोलोगे पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? इस, तो आप बोलोगे ए बी सी,
BC है ना, बिल्कुल। BC अपॉन बेस क्या है, AB। अब बताइए स्टूडेंट, BC अपॉन AB कुछ समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे यस सर, BC का वैल्यू होता है 0 है, मतलब यहाँ 0 अपॉन AB। तो को 0 अपॉन कुछ भी होगा क्या मिलता है हमें, 0। तो देखिए यहाँ पे tan 0 का वैल्यू 0। कोसेक थीटा स्टूडेंट क्या होता है, ये तो समझ में आएगा ना, tan 0 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ देख लिए हमने, इसको याद रखिएगा आप। ये याद क्या रखना, इसको बना करके आप एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। आप भूल भी जाओगे अगर एग्जाम में ना, तो यहाँ से भी निकाल लोगे अगर टाइम है तो, बट हम लोग इसको इतना प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, चलिए अब ये हो गया स्टूडेंट कोसेक थीटा। तो आप बोलोगे सर कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहां निकाल चुके हैं, है ना, यानी कि 0 पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0 डिग्री। अब साइन 1 अपॉन, तो 1 अपॉन साइन 0 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0। अब बताइए साइन, तो क्या हो गया कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो कहने का मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 0 से डिवाइड कर दे 1 मिल जाए, तो नहीं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, अनडिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, अनडिफाइंड होगा ना, समझ में आ गया। पांचवा में देखिए सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू यहां पे आप लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे फिर आइए, सेक थीटा कितना मान रहे हैं, 0 का बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे देखिए तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, यहां से मैं लिख दूं सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कहां है, देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 अपॉन 1 यानी कि सेक 0 डिग्री क्या मिलेगा, यहां से देखिए तो आप कहोगे सर 1 अपॉन 1 है तो 1 होगा, सेक 0 क्या होना चाहिए, 1। सही है, आप मिलाते जाओ आंसर में। ठीक, ये पांचवा। अब सिक्स्थ क्या है स्टूडेंट, छठा कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा। अब यहां थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री। अब देखिए tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी कि यहां पे 1 अपॉन फिर से 0। कोई ऐसा नंबर है कि 1 आ जाए 0 से डिवाइड करे तो 0 से डिवाइड होता ही नहीं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो फिर से cos 0 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, अनडिफाइंड। In higher education, you will study more about this with a chapter which name is limit and their derivatives. ये सब में पढ़ेंगे आप, है ना, infinity, close to zero, undefined। समझ में आया। तो ये चीज़ क्या है स्टूडेंट, टफ था क्या, इजी था ना, ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, बहुत ही कम समय में हमने क्या किया, इसको बना लिया। अब आइए शुरू से देख लेते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू, साइन 0 इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, उसके बाद tan 0 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर कॉसेक 0 इज इक्वल टू, उल्टा होता है किसके, साइन के, रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड हो गया। सेक 0 इज इक्वल टू 1, क्यों, सेक क्या होता है, अपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा होता है यानी कोस 0 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 बिकम्स 1। सेक 0 इज इक्वल टू 1,
ये हो गया पांचवा। एट लास्ट सिक्स्थ, छठा क्या है, कॉट थीटा। क्या होता है, रेसिप्रोकल टेन थीटा के। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सॉरी टेन जीरो का वैल्यू क्या हो गया, तो आप कहोगे सर जीरो, तो 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। तो कॉट जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। समझ में आया स्टूडेंट। अब ये बात की है हमने क्या, 0 डिग्री की। इसी तरीके से वी विल अंडरस्टैंड इन फॉर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, अगर एंगल 30 पे होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। बट इस बार क्या है कि ट्राइंगल जो लिए हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हैं। क्यों लिए हैं ऐसा, ये आपको इसमें पता चल जाएगा। चलिए ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसलिए स्टूडेंट ये लिया गया है ताकि एंगल बाइसेक्टर का यहां पे यूज किया गया है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं लेंगे तो ये जो आइडेंटिटीज है ना, इसके वैल्यू को हमें फाइंड आउट करने में दिक्कत आएगी। तो अगर हम इसको एबीसी को अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए मैंने मान लिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, तो क्या हो गया, तीनों साइड इक्वल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो क्या हुआ, 2a एंड 2a लिख दिया स्टूडेंट। अब एक ए से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज का यूज करना है। तो जब तक आप परपेंडिकुलर नहीं डालोगे तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा नहीं बनेगा। समझ में आया पॉइंट, ये चीज है। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो क्या काम कर दिया, एंगल बाइसेक्टर का, है ना। तो ये कितना है, ये 2a साइड है, तो इसके अपोजिट का एंगल भी तो इक्वल होता है, ये भी जानते हैं। तभी तो कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में इक्वल साइड्स होते हैं, इसलिए एंगल भी 60-60 होगा, इक्वल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल इक्वल्स हैं तो उसके थ्योरम से उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है ट्राइंगल में। ठीक, तो अब स्टूडेंट यहां पे 2a ये बाइसेक्ट किया तो एंगल ये 60 था, तो 30 और ये क्या हो गया, 2a था तो हाफ d, तो BD इज इक्वल टू DC, a हो गया और ये a हो गया साइड, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो परपेंडिकुलर AD है, इसका वैल्यू नहीं पता, इसका 2a है, इसका a है। तो मुझे पता है एक रूल जो कि पाइथागोरस है थ्योरम, है ना। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है एक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हाइपोटेन्यूज, p परपेंडिकुलर, b बेस। तो यहीं पे यूज किया गया है ab स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर होगा ना। ठीक, अब ab का वैल्यू क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब माने थे 2a मैंने मान लिया ताकि आसान है, आप चाहो x मान लो, कोई चाहे x/2 मान ले, बट कैलकुलेशन क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं 2a मान लिया हूं, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, आसान हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। तो 2a का होल स्क्वायर ad तो फाइंड आउट करना है, प्लस bd का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए ab का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 2a, और bd का क्या है, bd कहां गया, ये है bd, a है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में, ad इज इक्वल टू √3a स्क्वायर, तो a बाहर निकल जाएगा √3। इसमें किसी को कोई परेशानी, अगर परेशानी है तो आपके लिए मुश्किल है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो ad इज इक्वल टू a√3, ये आ गया हमारे पास ad का वैल्यू। अब स्टूडेंट सिंपल मेथड, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। इस बार मैं एंगल 30 का बात निकालना है, तो मैं एंगल यहां का निकालूंगा, एंगल 30 इसकी बात करेंगे। कोई चाहे तो इधर से निकाल ले, है ना, कि नहीं सर मैं BD की जगह DC लूंगा, ले लो, कोई बात नहीं। तो मैं ये ले रहा हूं, तो क्या हो गया स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है, मालूम है। p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू यानी कि ये 30 है तो परपेंडिकुलर BD होगा ना, p/a, तो BD/AB, तो क्या ये सही लिखा है,
तो आप बोलोगे नहीं सर इसको आपने उल्टा लिख दिया है, मैंने उल्टा जानबूझ के लिखा ताकि आप इसको पकड़े। तो इसको आप क्या करेंगे, मिटा करके P अपॉन बी, क्यों, हाइपोटेन्यूज तो बदलता नहीं है, जब एंगल बदलता है तो एंगल के साइड एडजेसेंट साइड जो होता है, एंगल के एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस हो जाता है। ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बेस हो गया, सामने वाला परपेंडिकुलर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बी डी अपॉन ए बी, है ना। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि 30 का निकाल रहे हैं, ठीक, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a, तो a अपॉन 2a, ए कैंसिल आउट तो 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, आप अपना बुक निकालिए और उसमें देखिए, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, समझ में आया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। अब बेस देखिए, कॉस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये तो एडी अपॉन ए बी, तो एडी अपॉन ए बी। एडी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर एडी का जो वैल्यू है हमने निकाला है a√3, यहाँ a√3 अपॉन ए बी क्या है तो 2a, तो 2a ए कैंसिल आउट हो गया, तो √3 अपॉन 2, किसका मान 30 का, तो 30 क्या हो गया, cos 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। किसी को कोई परेशानी नहीं है। उसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन बी। तो देखिए tan थीटा यानी कि tan 30 अगर निकालना है हमको तो tan 30 ही निकालना है, तो p अपॉन बी, p हो गया बी डी अपॉन बी बेस ए डी, तो बी डी अपॉन ए डी, देखिए बी डी अपॉन ए डी, है ना। सो tan 30 इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। बी डी कितना है, बी डी ए है, ए डी कितना है निकाले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, तो a अपॉन √3, सॉरी a√3, तो अपॉन में a√3 आएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास tan 30 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। उसी तरीके से स्टूडेंट कॉसेक का निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, क्यों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम फिर से कॉसेक थीटा के लिए h अपॉन बी क्यों लिखें, हमने यहां जो वैल्यू फाइंड किया है हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin थीटा यानी कि cos 30 इज इक्वल टू 1/sin 30, sin 30 का वैल्यू हमने निकाला 1/2, तो cosec 30 इज इक्वल टू 1/1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो cosec 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। थोड़ा सा ब्रेन को खोलिए और इमेजिन भी कीजिए, है ना। तो ये चीज आपके पास वैल्यू आ गया। उसी तरीके से sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, sec थीटा इज रेसिप्रोकल टू cos थीटा, एंड sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू देखिए आपके पास पता है कहाँ है, ये देखिए √3/2, तो अपॉन 1/√3/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो cos sec 30 हो जाएगा 2/√3। ये हो गया आंसर, मिला लीजिए। ये हो गया 5 आइडेंटिटीज, एक बच गया है स्टूडेंट, वो क्या है देखिए, तो आप कहोगे सर वो है टेन निकल गया ना कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 रेसिप्रोकल होता है किसके, tan थीटा के, तो cot 30 हमें निकालना है, तो cos 30 1/tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है देखिए, तो आप कहोगे सर 1/√3, तो 1/1/√3, तो ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये स्टूडेंट समझ में आया होगा। एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया, फिर सिंपल सा जो हमने पहला लेक्चर में यानी कि वेरी फर्स्ट लेक्चर क्लास किया था उसमें साइन थीटा का जो बेसिक मेथड होता है वो मैंने बताया आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। उसी तरीके से कॉस के बारे में, टेन के बारे में, सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में, कॉट के बारे में हमने ये सब वैल्यू फाइंड किया, जिसमें से हमने साइन 30 1/2 पाया, कॉस 30 आया √3/2, tan 30 आया मेरे पास 1/√3, कॉसेक 30 2 आया, है ना, सेक 30 आया आपके पास 2/√3, और cot 30 आया √3। ये सारी वैल्यूज का बैकग्राउंड कहाँ से आया, कैसे आया, आपने आज इस लेक्चर में सीख लिया, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 60 डिग्री के बारे में समझते हैं। देखिए डायग्राम वही होगा, है ना, डायग्राम सेम होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लेकर के हमने किया था,
ठीक, फाइंड आउट 30 के लिए, उसी तरीके से 60 के लिए भी होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम चीज़ है ना। उसको मैं मिटा करके क्या है, उसका केवल वैल्यू लिख दिया हूँ एडी का। एडी क्या है, देखिए ये है आपका एडी, ये क्या है एडी, है ना। तो जब एडी फाइंड आउट करोगे आप तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ये साइड 2a है, ये 2 है और ये 2a है, और एडी हम क्या माने थे, एंगल बाइसेक्टर है जो परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ हो रहा है बेस बीसी पे, है ना। इसलिए डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम एक ए बोल देंगे फिर दूसरे को भी ए बोल देंगे, क्योंकि 2a जब माने हैं तो डिवाइडेड बाई 2, तो एक हाफ क्या हो जाएगा BD1 एंड DC BDA एंड DCA। इतना समझ में आ गया। अब आप पाइथागोरस देखिएगा, जो 30 में हमने पाइथागोरस थ्योरम के लिए फाइंड आउट किया है एडी का वैल्यू। तो एडी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2a² माइनस a² यानी कि 2a² कितना हो जाएगा 4a² माइनस a², तो 3a², a निकल जाएगा और √3 अंदर में रहेगा। तो एडी का वैल्यू हो जाएगा क्या a√3, वही लिखा हुआ वहां पे आप मिला सकते हैं। अब देखिए कितना आसान है फाइंड आउट करना। देखिए ट्राइंगल ABD हम पकड़ते हैं, ABD क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60-60 होगा, तो ये 60 है तो एंगल बाइसेक्टर था 30 कर दिया, इसको भी 30 हमने कर दिया, ये 60-60 है। अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है ना। थीटा क्या है मेरा 60 डिग्री। तब यहां पे देखिए साइन थीटा क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस 60 के लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर AD, है ना, परपेंडिकुलर AD हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AB। तो यहां लिखा हुआ है AD/AB। AD क्या है देखिए फाइंड आउट किए हमने, a√3 अपॉन AB। AB का वैल्यू क्या है 2a, तो हमें क्या होगा a कैंसिल आउट, तो √3/2। तो यानी कि स्टूडेंट साइन 60 का वैल्यू क्या आया हमारे पास √3/2। एक समझ में आया। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक। तो साइन 60 अब मैं बच्चे की तरह आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दिया है ना। जो भी नए बच्चे जुड़े हों उनसे मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए एक अरेंज में देखिए, है ना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि जितना भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप पढ़ते हो रटते हो ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया है। इसलिए आपको बताया जाएगा कि अगर इन द केस कभी याद नहीं रहे, बट मुझे नहीं लगता है क्योंकि इतना मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको इसका एक एक वैल्यू गेट बाई हार्ट हो जाएगा, है ना। अलग से आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। चलिए, तो अब क्या हो गया स्टूडेंट, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक 60 इज इक्वल टू क्या होगा 1/sin 60। ठीक, क्यों, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, तो कॉसेक 60 इज इक्वल टू 1/sin 60। तो अब देखिए 1/sin 60 का वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर √3/2 वैल्यू रख दीजिए, तो आपको क्या मिल गया कॉसेक 60 का वैल्यू आया आपके पास स्टूडेंट 2/√3, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे B/H, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो देखिए B/H कॉस 60 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है, अगर ये 60 ये एंगल लेते हैं तो बेस इसके लिए BD हो जाएगा, है ना, और H तो सेम होता है AB होगा, तो BD/AB। BD का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर A है, और AB का वैल्यू क्या है, तो 2A है ना, तो A कैंसिल आउट, तो 1/2। तो आपके पास cos 60 का वैल्यू बच्चों क्या आया 1/2, है ना। अब इसका क्या है, इसी समय अपोजिट कर लो, cos का अपोजिट क्या होता है sec, तो sec 60 इज इक्वल टू क्या होगा 1/cos 60। अब cos का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/1/2 2 चला जाएगा ऊपर, ये आपको आता है, अगर नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है ना, ये सब बताया हुआ आपको। तो sec 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर 2 आएगा वैल्यू, वेरी गुड, ये हो गया। इसी तरीके से tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये 60 परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और बेस हो जाएगा BD, तो
तो AD अपॉन BD, AD इज इक्वल टू A√3 अपॉन BD का वैल्यू A, तो A कैंसिल आउट, तो tan 60 का जो वैल्यू होगा √3 आएगा। ठीक, कोई परेशानी? tan का अपोजिट क्या होता है? रेसिप्रोकल कॉट, है ना। तो tan 60, तो यानी कि cot 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 अपॉन tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या है? √3, तो 1 अपॉन √3, तो cot 60 का वैल्यू क्या आ गया? 1 अपॉन √3। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होना चाहिए आपको, है ना। अगर परेशानी है तो आप पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ाई किया कीजिए कि एट लास्ट स्टूडेंट, एट लास्ट you are the only one who can help yourself. No one will come to you to help you. इसीलिए मेरी बात मानिए और जितना हो सके पढ़ाई कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए, वो भी ज़रूरी है, बट दिस इज़ प्राइमरी, है ना। क्योंकि वैल्यू जो है ना एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, और एग्ज़ाम में कोई भी आपको मदद करने वाला नहीं है। सो पढ़िए। तो ये हो गया आपके पास वैल्यू। तो हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू क्या क्या देखा? 0 का देखा, 30 का देखा, 45 का देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगर नहीं हुआ है तो फिर से जाइए, लेक्चर को देखिए, और जहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पे स्टॉप कीजिए, है ना, पॉज कीजिए, बटन है आपके पास, और वापस देखिए, है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि जो इंसान को समझ में ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद।